नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा अध्याय समझाया जाए। जैसे कि चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम अथवा लगाव की भावना को कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना क्या है? राष्ट्रवाद है। अब पहले हम बात करते हैं राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र उसे कहा जाता है जहां के लोग किसी साझा विरासत को केंद्र बिंदु मानकर आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जो ये साझी जो विरासत है, ये उनकी भाषा हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, साझा इतिहास हो सकता है, उद्देश्य या भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है। राष्ट्र के लोग भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो एक देश है वो राष्ट्र भी हो। राष्ट्र और देश अलग अलग हो सकते हैं। अब हमारे देश में लोगों में भावना कैसे जुड़ी, उनमें आपस में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई कि लोगों ने आपस में एक साथ मिलकर जो है संघर्ष किया। बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास में साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। यह जो तस्वीर थी भारत माता की, सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। जो है भारत माता की जो छवि है उसे भारत का रूप मान लिया जाता था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में अपनी मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। आप जानते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है ये भारत का राष्ट्र गीत भी है। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को जो है चित्रित किया। मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने जो है भारत माता की जो छवि बनाई थी, ये देखिए, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो छवि है ये बनाई थी। इसके अलावा और तस्वीरें भी हैं, जैसे ये भी जो है भारत माता की जो है छवि विख्यात हुई। उसके अलावा समय समय पर जो हमारे देश भगत थे उन्होंने जो है अपने अपने हिसाब से भारत माता की छवि जो है वो बनाते थे। 19वीं राष्ट्रवाद का जो विचार है भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ कि लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। जो भाट हैं उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो गांव गांव घूमते हैं और जो है लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने जो है ऐसे जो भारत का इतिहास है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे भारत का इतिहास है उसकी महानता के बारे में पता चल सके, ताकि पता लगे कि हम सब एक ही थे। ऐसे ही मद्रास में
नटेशा शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र और जो है सूरज भी दिखाया गया। आपको दिखाता हूँ चित्र, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है 8 फूल है। यहाँ पे देखिए ये 8 फूल हैं यहाँ पे कमल के, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, ये अर्धचंद्र और ये सूरज बना हुआ है। ये जो है उस समय, और ये गांधी जी ने जो है जो झंडा बनाया था उसमें 3 रंग थे, सफ़ेद, हरा और लाल, और बीच में क्या है, स्वावलंबन का प्रतीक जो है चरखा उन्होंने बनाया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है लोग, भारत के लोगों ने प्रतीकों का प्रयोग किया। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारतीय लेखकों ने गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उन्होंने उस इतिहास का भी जो है वर्णन करना शुरू कर दिया जब भारत जो है उनसे काफ़ी विकसित था। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। अब भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अब उसमें जो अंग्रेज थे उनका शासन तो था ही मेन कारण। पहले भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जो क्षेत्र जो थे वो खुद ही लड़ते रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया उसके बाद यहाँ जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपी, अब उसमें महात्मा गांधी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। ये बात नहीं कि खाली महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन उन्होंने सबको एकजुट किया और जो है कांग्रेस जो संस्था थी उस समय पे, उसके तहत उन्होंने प्रयास किया। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। जब संघर्ष कर रहे थे सबको जो है दुख सबका सेम था, सबको जो है वो कष्ट दे रहे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए गांधी जी ने। पहले हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो घटनाएं घटी उसका जो है क्या असर हुआ। जैसे जो पहला विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच में जो लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो पैदा कर दी थी। रक्षा व्यय पर भारी इजाफा हुआ। खर्चों की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर भी जो है लगा दिए गए थे। युद्ध के दौरान कीमतें लगभग दुगनी हो गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया, जबरदस्ती किया, उनको ले जाके फौज में जो है भर्ती किया जा रहा था। फसल खराब होने के कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। महात्मा गांधी का उदय।
अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न केवल भारत अपितु विश्व के महान नेताओं में से एक थे। इस अध्याय में हम जो है जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए, हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा जो कक्षा 10 है, कक्षा में जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें उन्हीं के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके अमूल्य योगदान के कारण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के समय को गांधी युग के नाम से जो है याद किया जाता है। गांधी जो है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो पहले अफ्रीका में गए हुए थे, वहाँ वकालत कर रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया उन्होंने भारत को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देने की अपील की। इस अपील का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों को यथासंभव सहयोग दिया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने तो जो धोखा दिया। उन्होंने कहा भी है कि हमने मांगी थी रोटी और मिला थप्पड़। कैसे? रोलेट एक्ट के साथ। अभी इसके बारे में बात करते हैं। गांधी जी ने भारतीयों से निकट संबंध स्थापित करने के लिए पूरे 1 वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। अब जो उनकी ताकत थी वो मानते सत्याग्रह को। अब जो विचार था सत्याग्रह का, इसका मतलब क्या है? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो है जोर दिया जाता है, मतलब सत्य के लिए आग्रह। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ये प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। वहाँ की जो नस्लभेदी सरकार थी उसे जो है सफलतापूर्वक लोहा लिया, जिसे उन्होंने क्या है सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्य और अहिंसा उनके 2 प्रमुख हथियार थे। 1916 में गांधी जी ने अपने यही सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया। फिर 1917 में गुजरात में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, जिसमें वो सफल रहे थे। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में ही सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी इससे काफ़ी उत्साहित थे और जो है वो आगे भी चाहते थे कि हम इसी के सत्याग्रह के बल पर जो है भारत को आज़ाद कराएंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद उम्मीद थी कि जो है अंग्रेज भारतीयों को कुछ सहायता देंगे, कुछ जो है उनका भला करेंगे, लेकिन वो जो है एक रोलेट एक्ट ले आए। अब ये एक्ट क्या था? ये 18 मार्च 1919 को पास किया गया। इस कानून का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना था। इस एक्ट के अधीन सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बना सकती थी तथा बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक बंदी गृह में डाल सकती थी। ये तो काला कानून था। इसमें कोई दलील, कोई अपील, कोई वकील का जो अधिकार उनको नहीं दिया गया था। जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ तो पूरे देश में जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठी। गांधी जी ने भी आह्वान किया था कि जो है रोलेट जो है सत्याग्रह करेंगे इसके विरोध में। इसी दौरान जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये बात है 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था। पंजाब में अमृतसर में ये जलियांवाला बाग है, शहर के बाहर है ये। उस दिन अमृतसर से बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर भारतीयों को सबक सिखाने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश में था। वह सैनिकों को मशीन गनों से लैस करके वहां पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही लोगों को बिना चेतावनी दिए उन पर गोलियों की वर्षा करवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों अन्य घायल हो गए। ये जो है काफ़ी काला दिन जो है इसको याद किया जाता था। फिर खिलाफत आंदोलन। विश्व युद्ध में ओटोमन
तुर्की की हार हो चुकी थी। इस तरह की अफवाहें थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा पर बहुत ही सख्त शांति संधि जो है थोपी जाएंगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए गांधी जी से चर्चा शुरू कर दी और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया जाना चाहिए। अब रोलेट एक्ट का विरोध था, इधर से जो खिलाफत आंदोलन चलाना था, तो जो गांधी जी ने जो है ये समय उचित लगा उनको, उन्होंने क्या है एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग ही क्यों? गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या कार्यवाही हुई, जैसे दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। जनवरी 1921 में आंदोलन की शुरुआत हुई। शहरों में आंदोलन जो है कैसे लिया गया? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से हुई। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया, विदेशी सामान का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग। अब ये पिकेटिंग क्या होता है? प्रदर्शन अथवा विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, होता है पिकेटिंग। 1921 से 1922 के बीच कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई। ग्रामीण इलाकों का विद्रोह। अब गांव में कैसे लिया गया इस आंदोलन को? अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का जो है नेतृत्व कर रहे थे। वे फिजी में गिरमिटिया, आप पेपर में कई बार आता है गिरमिटिया मजदूर। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर एक एग्रीमेंट के तहत जो है ले जाया जाता था। इस एग्रीमेंट को यह जो मजदूर थे गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। 1920 में नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। 1921 में आंदोलन फैलने के साथ तालुकदारों, व्यापारियों और बाजारों पर जो है हमले होने लगे। 1920 में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। जो इसके नेता थे गुरिल्ला आंदोलन के, वो थे अलूरी सीताराम राजू। ये बड़ी दिलचस्प व्यक्ति थे और ये कहते थे कि जो है मुझ पर गोलियों का असर भी नहीं होगा, मुझे जो है गोलियां नहीं मार पाएंगी और जो है मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि जो है मैं ठीक हो लोग हैं उनको भी ठीक कर दूंगा मैं। लेकिन जो है इस लोगों ने काफ़ी माना इसको, इसकी बातों में इसकी समर्थन किया और ये गांधी जी को मानने वाले थे। कुडैम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को जो है फांसी दे दी गई। अब जो बागानों में स्वराज जो है इसका क्या मतलब था, उन्होंने कैसे लिया इस आंदोलन को? 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट दी थी। जब ये आंदोलन हुआ तो जो है उनको लगा कि जो है अब हम आज़ाद हो गए हैं, गांधी जी का राज आ गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत से मजदूरों ने अपना काम छोड़कर बागानों में रहना छोड़ दिया, पर वह मजदूर काम छोड़ने के बाद हड़ताल के कारण अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। जो ट्रेनें थी वो बंद हो गई थी हड़ताल के कारण। इस कारण क्या है वो पैदल निकल पड़े और जो है रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया और जो है उनको बुरी तरह से पीटा गया।
चोरी चोराही घटना घटी। अब जो चोरी चोराही घटना है ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के गांव चोरी चोरा में 3000 किसान एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाकर उन्हें डराने का प्रयास किया। इस कारण आंदोलनकारी भड़क उठे। उन्होंने क्रोधित होकर पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसे आग लगा दी। इसमें क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें यह भय था कि इस कारण आंदोलन एक हिंसक मोड़ ले सकता है। इसलिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस तरह जो है आंदोलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा की ओर कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से जो थक चुके थे। वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नेताओं का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिचय कि लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। उसमें CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी ज़्यादा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह जो है धराशायी हो गई। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और जब ये कमीशन 1928 में भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के जो है नारों के साथ किया गया। 1929 में विरोध शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन तत्कालीन वायसराय ने अक्टूबर में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट क्या होती है कि जहां देश का जो आंतरिक राजकाज है वो देश के लोग ही संभालेंगे और बाकी जो विदेशी मामले हैं, सुरक्षा मामले हैं, वो अंग्रेज सरकार के पास ही रहेगा। तो जो है वो उनको ऐलान कर दिया कि अक्टूबर में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता इस सुझाव से असंतुष्ट थे और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की तथा यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उन्होंने घोषणा की थी कि जो हम जो है अपने आप को आज़ाद मानते हुए आगे से 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1930 से अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएंगे। आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसे हमें लागू किया 26 जनवरी को। यही कारण था कि हम जो है 26 जनवरी 1930 से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, जबकि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब हमारा इंडिपेंडेंस डे जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब हो गया? 15 अगस्त। इसलिए उस दिन को हम छोड़ नहीं सकते थे, हम उसको उसी तरह से मनाते आ रहे थे। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को खत लिखा। इस खत में 11 मांगों का उल्लेख था। सबसे महत्वपूर्ण नमक कर को खत्म करने की मांग थी। 11 मार्च को यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी, जो अल्टीमेटम दे दिया गया। 12 मार्च को अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। इसके अलावा सविनय अवज्ञा के आधार पर देशव्यापी आंदोलन होने लगे। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के बाद हिंसक आंदोलन होने लगे। महात्मा गांधी ने हिंसक होते आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो जो है सत्य और अहिंसा को मानने वाले थे। 5 मार्च 1931 को गांधी
इरविन समझौते पर जो है दस्तखत किए गए। गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए मान गए, क्योंकि उस समय 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में, जहां पर पहले में कांग्रेस नहीं गई थी। कांग्रेस ने का कोई प्रतिनिधि वहाँ भाग नहीं लिया था उसने, इसलिए क्या है, इरविन को जो है गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखना पड़ा, उनकी बातें मान ली और जो है राजनीतिक जो कैदियों को रिहा करने के लिए जो है वो राजी हो गए थे और गांधी जो है सम्मेलन में शामिल हुए 1931 में। लेकिन बीच में ही जो है जब वार्ता बीच में ही टूट जाने के कारण उन्होंने आंदोलन जो है वापस ले लिया। आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हो गया और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसी गति मंद पड़ गई। इसमें एक बात जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? गांव में संपन्न किसान समुदाय, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। कौन से? सविनय आंदोलन में। आंदोलन के दौरान उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि आंदोलन अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरुद्ध था और इन लोगों को भी नीतियों के कारण बहुत असुविधा उठानी पड़ रही थी। 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया और आंदोलन के दूसरे चरण में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। छोटे किसान रेडिकल आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, जिसे समाजवादी और कम्युनिस्ट जो है चला रहे थे। कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन से बचती रही और छोटे किसान भी आंदोलन से अलग होने लगे। ये विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, रुपया स्टर्लिंग के विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने नागपुर के अलावा और कहीं बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। उद्योगपति कांग्रेस के करीब आने लगे, मजदूर वर्ग, किसान जो है वो अलग होने लगे। 1930 और 32 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। सविनय आंदोलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और नमक बनाकर विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और जेल भी गई। अब इसकी सीमाएं क्या थी सविनय आंदोलन की? काफ़ी वर्षों तक कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु गांधी जी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया, उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाब, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गए। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। अब गांधी जी ने जो अंत में आंदोलन किया वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस आंदोलन में उनकी रणनीति बदल गई। क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आया
ये इसने कहा कि जो है हम युद्ध के पश्चात आपको काफ़ी सुविधाएं दे देंगे, लेकिन जो है वर्तमान के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने कोई जो है अपने वचन का पालन नहीं किया था, इसलिए भारतीय अब उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने उसमें सोचा कि जो है अब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो जो है भारत जो है इसमें सफल हो सकता है। उन्होंने आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा गुजरात में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र यह है, करो या मरो। तो एक गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। एक अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा भी उन्होंने दिया था। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। यह जो एक जन आंदोलन था, इस आंदोलन को जो है अंग्रेजों ने कुचल दिया, लेकिन अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो इसमें जो गांधी जी ने जो है जब सबको जोड़ने का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस अध्याय में जो एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी बातें हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। छुट्टियां हैं इसलिए आप ध्यान से घर पे पढ़ते रहें। धन्यवाद।